विद्यार्थी मोर्चा जो सोशल मीडिया चैनल है, आज बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यालय पर पहुंची है। यहाँ पर हमारी मुलाकात डॉक्टर रमेश साहनी, जो कि सहायक प्रोफेसर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हैं। सर के बारे में थोड़ा सा, भूतपूर्व सहायक मानव विज्ञान, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सन 1993 से अप्रैल 2013 तक कार्य किया इन्होंने। इसी सिलसिले में देश के विभिन्न भागों में एवं विभिन्न समुदायों में शोध कार्य भी किया है। स्वास्थ्य, पोषण, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजातियों, इनकी शोध का विषय रहा। इनके शोध पत्र को 6000 से ज़्यादा विद्वानों ने पढ़ा एवं सराहा गया है। तो आज हमारी इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी कि सर राजनीति में आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्हीं से सुनेंगे हम। जय मूल निवासी साथियों, मैं डॉक्टर रमेश साहनी, निषाद भी कह सकते हैं, निषाद डॉक्टर रमेश साहनी, वर्तमान समय में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं मानव विज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यही मेरी एमएससी की डिग्री रही है। मेरी पढ़ाई भी देश के विभिन्न जगहों में हुई है। तो और इसके बाद पढ़ाई मेरी कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि अपने क्षेत्रवासियों को एवं गोरखपुर और बांसगांव के जनता को अपने परिचय देना चाहूँगा, खास करके मूल निवासियों को, क्योंकि मैं इस क्षेत्र को बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे पूर्वज यहीं से रहे हैं, लेकिन हम लोग 1930 के दशक में जाके कलकत्ता में बस गए हैं। और वहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। उसी क्रम में जो है मैं एमएससी कर चुका था, मुझे खुद पता नहीं था कि निषाद बिरादरी जो है पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो हमारे एक रिश्तेदारी के लिए एक आए थे, तो वो बताया कि अरे भाई यहाँ तो निषाद बिरादरी शेड्यूल कास्ट में आता है, आपने अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया? एमएससी करके पढ़े लिखे आदमी भी यदि इतने अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो आप। फिर उसके बाद मैंने जो है वहाँ कोशिश किया। फिर वहाँ से जो है, क्योंकि हमारी 1930 की थी, वहाँ पर हमारी पूर्वजों की पहुँच या वहाँ से रह रहे थे, तो इस वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1954 के तहत जो है मुझे जो है वहाँ की नागरिकता और वहाँ का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है मिला है। तो मैं इसके पहले मैं सर्वप्रथम पहली जो मेरी नौकरी थी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट नौकरी थी। मैं सोच रहा था कि अपने आप को एक साबित करूं कि बिना कास्ट सर्टिफिकेट का भी नौकरी हो सकता है। आदमी में अपने आप में यदि मेहनत करे, मैं ये करें, तो मैंने जो है अपने बलबूते पर फिर मैंने घर से बहुत दबाव दिया गया कि भाई सर्टिफिकेट को ये करो, 100 करो, बच्चे भविष्य के लिए होगा। तो फिर मैंने 1995 में जाके अपना सर्टिफिकेट जो है हमने कार्यालय में, जिस दफ्तर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में मैंने दिया। तो इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँ कि इस क्षेत्र को मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं भारतवर्ष में विभिन्न जगह घूमा हूँ। मैं सबसे पहले बिहार के गांव में भी रहा हूं, करीब आना जाना रहा है। उसके बाद मैं कलकत्ता में लगातार 4 साल रहा। फिर मैं मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय से वहां हमने एमएससी की, तो मैंने वहां भी देखा। फिर हमने मध्य प्रदेश में 1 साल तक हमने एक परियोजना में काम किया, जिसमें आदिवासी एवं जो है अनुसूचित जातियों में जो है 1 साल तक का गहन फील्ड, जिसको फील्ड वर्क कहते हैं, फील्ड वर्क का मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं 1 साल फिर सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी की, जो भी रहा कारण नहीं हो पाया। उसके बाद मैं 1993 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण देहरादून में ज्वाइन किया। वहाँ से फिर हमारी जो है जर्नी शुरू होती है मानव विज्ञान क्षेत्र में। फिर अच्छे से पढ़ाई और चूँकि ये शोध संस्थान थी, इस वजह से हमने वहाँ पर जो है पठन पाठन का काम ज़्यादा किया और उसके साथ साथ विश्लेषण भी हमने करना शुरू किया। देहरादून में रहने के बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र जो है अंडमान निकोबार हो गई। पोर्ट ब्लेयर में मैं 5 साल रहा। उसके बाद फिर मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र जो है
शिलोंग हो गई, फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है कलकत्ता हो गई, फिर मैं चंडीगढ़ आ गया 2013 से। तो इस तरह से मेरी जो है इतनी जगह हमने पोस्टिंग की और करीब करीब हर जगह पर करीब 2 साल से ऊपर और 5 साल तक मैं रहा। इस वजह से मेरी जो है हर समाज में हर क्षेत्र का एक जो है समझ आ गई है। इसके अलावा मैंने जो है अंडमान में खास करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं वहाँ के जो अंडमान के जनजाति हैं जो कि बड़े समाचार पत्रों में आते हैं, जारवा, अंडमानी जो उसको कहते हैं, अंडमानी या निकोबारी, तो मेरी पीएचडी जो है उन्हीं पर है। ये जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज के डेट में भी शिकार खाना बदोश ज़िंदगी जीती है, तो उसके अलग एक रहन सहन है। फिर निकोबारी हैं जो आजकल वो भी खेती नहीं करते हैं, वो बागवानी करते हैं, हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जब मैं काम करते करते सिलसिले में जब हमारे धीरे धीरे हमारा अनुभव होने लगा, शोध पत्र हमने लिखना शुरू किया। मैंने डीएनए जो आज जिस पर बेस करके आज जो है करते हैं, मेरे डीएनए पर भी 2 पब्लिकेशन हैं, एक दोनों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर है, फिर जारवा पर मेरी शोध पब्लिकेशन है। इन सब के बावजूद फिर मैं जो है सोचने समझने लगा, तो भारतवर्ष में घूम फिर के देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में एक चीज़ तो कॉमन है। आप कहीं जाते हैं तो पहले रेलवे में लिखा रहता है भारत कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। तो ऐसे एक तो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ में बड़ा जो है ना एक ही लगता है, वो है भ्रष्टाचार और व्यवस्था। इसमें कहीं आप भारत में कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार का भी एक ही तरह का मिलेगा और व्यवस्था भी एक ही। तो इसी से सोच समझते हुए फिर मैंने देखा कि राजनीतिक विश्लेषण करना शुरू किया। फिर ये देखते हुए मुझे लगा कि सारे राजनीतिक पार्टियां जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कुछ न कुछ जो है जिसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं, तो इसको दूसरी तरह से ब्राह्मणवाद भी कहते थे, इसी से जो है निर्धारित होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है फिर, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहा तो उस समय बामसेफ के बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे, खास करके बावन मेश्राम जी का नाम लूँगा, मैं कई बार मिला हूँ। इसके बाद बीएल मातंग साहब जो हमारे बीएमपी के अभी अध्यक्ष हैं, उनको करीब 2-3 महीना थे तो मुलाकात होती रहती। तो जो बामसेफ के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बड़े अधिकारी हैं, अभी सभी से मुलाकात हो, तो उनके इन्फ्लुएंस में आने के कारण जो है मैं जब 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, अब मैं समझ गया कि अब चूँकि मैं सरकारी क्षेत्र में नहीं हूँ तो मैं देश सेवा या समाज सेवा ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग लूँगा। इसलिए मैंने जो है बहुजन मुक्ति पार्टी को चुना है और यहाँ से बात हुई और सब तरह से। तो मैंने जो बांसगांव क्षेत्र लोकसभा चुना इसी वजह से, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, यहाँ 2 केंद्र में, एक तो है भ्रष्टाचार है, दूसरी बात जो भी जीतते आ रहे हैं इतने दिन से काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कमीशन है। 40% सुना जाता है कि 40% कमीशन लेते हैं यहाँ सांसद निधि में और विधायक निधि में। तो ये यदि लेंगे तो कहाँ इससे देशों का जो है हमारा भला हो सकता है। तो इसीलिए दिमाग में आया कि ये कोई क्षेत्र चुना जाए। तो गोरखपुर के लिए भी ऑफर था, बांसगांव में मैं इसलिए चुना क्योंकि बांसगांव भी निषादों की एक जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन चूँकि निषाद यहाँ ओबीसी में आते हैं, इस वजह से ना वो इधर के हैं ना उधर के, सिर्फ वोट देने वाले बने हुए हैं। तो मैंने यही सोचा कि निषाद यदि यहाँ आएंगे तो निषादों में 2 काम हो। एक तो होगा कि उनको पहले देख के ये पता, हाँ बहुत सारे जो हमारे कुछ बताते हैं तो उसमें भ्रम फैलाते हैं विरोधी पार्टी कि नहीं भाई निषाद जो है आरक्षित वर्ग में नहीं आता है। तो पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि भाई निषाद भी कुछ राज्यों में आरक्षण में आते हैं। दूसरी बात है कि यदि मैं चुनाव यहाँ से लड़ता हूँ हमारे, और सिर्फ निषाद राजनीति पर ही केंद्रित नहीं, निषाद के अलावा जितने मूल निवासी सबके लिए सोचना है, सबके लिए काम करना है। क्योंकि निषाद बहुतायत में है तो इनकी भलाई होगी, सब क्षेत्र का, यदि मैं जीतता हूँ यदि कुछ करता हूँ तो क्षेत्र का भलाई होगा, तो उसमें निषाद का भी भलाई होगा, प्लस दूसरे के भी होंगे। इन सब चीज़ों की दूसरी चीज़ ये है कि निषाद सिर्फ वोट देने वाले ही हैं। जब निषाद प्रत्याशी खुद खड़ा होंगे तो निषादों में भी एक जागृति आई कि भाई हमारे समाज में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ राजनीति के एक स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं। तो मेरी जो है ये मैं चाह रहा हूँ कि एक स्वच्छ राजनीति करूँ। मेरी यदि देखा जाए आर्थिक आमदनी या इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिससे कि हम चुनाव लड़ सकें। यहाँ तो देखा जा रहा है एक चुनाव के लिए कुछ टिकट लेने में ही खर्च होते कम से कम करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये। तो मेरी तो उतनी है नहीं, तो मैं बीएमपी से संपर्क किया, बीएम बताया गया चीज़, तो यहाँ जो बिना पैसे की टिकट दिया गया। कार्यकर्ता भी हैं, मैं भी अपने दम पर जहाँ तक हो सकता मैं सामाजिक काम के लिए कर रहा हूँ।
तो क्षेत्र भी मैं पिछले बहुत दिनों से घूम रहा हूँ और बहुत जहाँ तक जो भी संपर्क सूत्र मिलता है मैं सब जगह कोशिश करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ समाज को कि आप लोग जो है खुद नहीं सुधार समाज का या अपने क्षेत्र का सुधार चाहेंगे तब तक कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जो सांसद हैं या विधायक हैं सभी जो है उस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार हैं और उसी भ्रष्ट व्यवस्था के अंग हैं। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा रोकने के लिए एक प्रयास है। इसी वजह से मैंने जो है कम साधन में, कम संसाधन में, कम खर्च में चुनाव लड़ने का एक प्रायोगिक तौर कर रहा हूँ, जिससे कि ये देख के हमारे पढ़े लिखे नौजवान सब जो है आए राजनीति में भाग लें, क्योंकि हम राजनीति से बड़े विमुख हो जाते, सोचते हैं यहाँ भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। आप अपने कोई एक दफ्तर में जाते हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार है। तब जब राजनीति में, क्योंकि राजनीति ही सब चीज़ कंट्रोल करती है, तो राजनीति में राजनीति का हिस्सा बन के हम उस चीज़ को कंट्रोल। सर एक प्रश्न आपसे है, इतनी पार्टियों के रहते हुए बीएमपी को वोट क्यों देगी जनता? जी, दो बातें हैं हमारे देश में, कहावत है आजकल राजनीति में भी प्रचलित है, कथनी और करनी, नियत और नीति। तो बीएमपी एक ऐसी पार्टी है जो नियत और नीति में कोई अंतर नहीं है, कथनी और करनी में एक नहीं है। जो दूसरे पार्टियां सब कहते तो कुछ है, लेकिन कार्यान्वयन में क्योंकि देखा गया कांग्रेस है, एक भाजपा है जो कि कभी भी जो है कहते तो है जनता के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद यदि हम समाजवाद पर जाएँ, समाजवाद भी एक प्रायोगिक तौर पर हुआ, इससे भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद एक दूसरे जो है बहुजनों की जो है मसीहा के हमारे दूसरे बाबा साहब कह सकते हैं, माननीय काशीराम जी को, उन्होंने जो मिशन चलाया था, मुहिम चलाया था, उसका जो कार्यान्वयन होने के बाद जब आई तो बसपा बनने के बाद बसपा भी देखा गया कि घूम फिर के जो है उसी भ्रष्ट व्यवस्था के साथ, खास करके मैं बसपा से आहत हूँ। जो NRSM घोटाला इतनी बड़ी हुई थी, जो उसमें आज तक कितने मरे और आज तक जो है कुछ हो नहीं पाया है, किसी पर सज़ा नहीं हो पाई है, तो हम उस किस तरह से सोच सकते हैं कि मतलब ये बहुजन का नाम लेकर जो है कुछ बहुजनों का तो कुछ उद्धार ही नहीं कर रहे थे। इसी वजह से हमने जो है बीएमपी एक बड़े अच्छे विकल्प के तौर पर मुझे नज़र आया, चूँकि मैं वामसेप से भी जुड़ा रहा हूँ, इन लोगों से मिलता रहा हूँ, इनके नियत और नीति में अंतर नहीं, इसीलिए मैंने चुना। सर एक प्रश्न और, आपकी जनता के लिए क्या नीतियां हैं? जैसे वर्तमान सरकार भी और कांग्रेस की अलग अलग नीतियां पेश करती है, तो बीएमपी की क्या नीतियां हैं? बीएमपी की नीति कथनी और कर मैं पहले ही कहा हूँ, जो संविधान है, संविधान में लिखित जो जो चीज़ है उस चीज़ों पर है अमल करना, संविधान का उल्लंघन ना। अब मान के चलिए, जैसे मैं कह रहा हूँ आज के डेट में सिटीजन राइट है, नागरिक अधिकार है, लेकिन कहाँ मिल रहा है नागरिक अधिकार? तो सबसे पहले तो हम जो है एक नागरिक को गरिमा के तौर पर ठीक है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इस बारे में जो है नीति और नियति और कह लीजिए या व्यवस्था परिवर्तन, सबसे बड़ी बात है जो संविधान में जो लिखित जो चीज़ है उस पर अमल करना, उस पर अडिग रहना, ये जो है क्योंकि इस चीज़ की अवहेलना बहुत बड़ी जगह हो रही है और इस पर बड़े बड़े अधिकारी क्या मंत्री तक करते हैं, लेकिन उनके संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कोई जो है उन पर कोई ना तो पेनल्टी लगाई जाती है ना कोई सज़ा होती है। तो हम सबसे पहले जो संविधान को सुधारेंगे, कोई भी असंवैधानिक काम होता है कहीं तो उस पर जो है अमल, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी की हमारी ये मैनिफेस्टो है, जो कि हमारे फेसबुक पेज पर भी है। जैसे शिक्षा नीति, हमारे शिक्षा, तो ये हमारी जो है पूरे के पूरे जो है घोषणा पत्र है, ये हमारे आपके इस पर रहेंगे और ये इसमें हर चीज़ है। उसमें मुद्दा का दो रोस्टर जो है, रोस्टर प्रणाली और बैकलॉग वैकेंसी। पहले तो शिक्षा नीति, तो हम जो है शिक्षा नीति पर सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि कहावत है कि किसी देश को बर्बाद करना है तो आप उस पर न्यूक्लियर बम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना एटम बम गिराने की ज़रूरत है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दें। तो वर्तमान में देखा जा रहा है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ हर गली कूचे में प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं और जो है ना उसकी गुणवत्ता है, सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। और मैं इस संदर्भ में और एक चीज़ उल्लेखित करना, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का हूँ और जो शिक्षकों की बहाली होती है उस इंटरव्यू में एज ए मेंबर भी जाता हूँ। तो मैं खास करके यही गोरखपुर क्षेत्र से बहुत बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया
मैं तो देख रहा हूँ कि एमए पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए, स्नातक हैं, उसके बाद भी जो है ना वो ठीक से ना तो बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें पूछ लीजिए तो मतलब इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जो शिक्षा व्यवस्था चौपट है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले जो है हम इसको सुदृढ़ करें। कृषि नीति भी है हमारी, जो किसान को जो इतने आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम सब्सिडी भी देंगे। और सबसे बड़ी बात, हर कोई सरकार नहीं समझ पाती, जो डीजल है, देश में महंगाई और किसान के लिए भी डीजल होता है, तो डीजल की जो है रेट घटा दिया जाएगा, खास करके कृषि कार्य में, जिससे कि हमारी जो कृषि लागत में कमी आएगी। सब्सिडी हम दूसरे चीज़ों से उसको दे सकते हैं। आरक्षण नीति जो है, इस पर जो है हम सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे मुद्दे में बात शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि जो 200 पॉइंट रोस्टर है उसको लागू किया जाएगा, और बैकलॉग वैकेंसी जितनी है उसको भरा जाएगा। हम यदि सरकार, एक गौर का विषय है कि आरक्षण लेके बड़ी हंगामा होता है। कोई शेड्यूल कास्ट या जाते हैं कहीं इंटरव्यू में, बोला अरे इसका तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 100% ही आरक्षण करें, हिस्सेदारी जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको आरक्षण दे दिया जाए, तो ये आरक्षण की समस्या ही खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ कहना नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारी सरकार बनती तो 100% आरक्षण के अलावा DNA कार्ड भी लागू की जाएगी, 100%। हमारे साथ एक और साथी हैं BMP कार्यालय पर, इनसे भी हम कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, आप BMP को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? आज देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, और जो संविधान के प्रियम्बुल के तहत जो हमको अधिकार मिला हुआ था उसको लागू करवाने में सारी पार्टियां नाकाम रही हैं। प्राइवेटाइजेशन के तहत सारे अधिकार को डाइवर्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, और संस्थानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, बैंकों को निजी हाथों में देने की प्रयास चल रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सारी पार्टियां किसी न किसी रूप में या उनके समर्थन में ही रहती हैं निजीकरण के। इसलिए हम उनको वास्तविक पार्टी नहीं मानते, अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, क्योंकि जो आरक्षण का अधिकार मिला हुआ था धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सारे मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी BMP को ही हम समर्थन देते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे इनका परिचय पूछते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मदन लाल निषाद जी। मदन लाल निषाद जी, आप बहुजन मुक्ति पार्टी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है बहुजन मुक्ति पार्टी? बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे नज़र में पार्टी है जो बाबा साहब का विचार था उसी पर चलने वाली पार्टी है। काशीराम साहब के विचार पर चलने वाली पार्टी है, और गरीबों के हित की बात सोचती है। और यही 2-4 साल पहले भारत चौराहा पर भी जमीन खाली था, उसमें सब्जी लोग बेचते थे, गरीब परिवार के लोग, और उन लोगों को भगा दिया गया था, और हम लोग मिल करके उसको बेचने के लिए अनुमति कराए। हम लोग का संघर्ष रक्षा करने है, और जो भी इसका साथ देगा उसका हम लोग। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यालय में हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी का आखिर मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप का क्या नाम है और आपका क्या पेशा, क्या करते हैं? मैं सर्वजीत चौहान, और ट्यूशन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन क्यों करना चाहते हैं? आखिर BSP के होते हुए भी आप बहुजन मुक्ति पार्टी को जैसे कि हम जो देख रहे हैं वर्तमान समय में, 9 अगस्त 2018 को भारत का संविधान दिल्ली में जंतर मंतर पर जलाया जा रहा था, और पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती रही। और जिस संविधान से पूरे देश की व्यवस्था संचालित होती है, और जिसके वजह से देश के जनप्रतिनिधि चुन करके संसद में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, तो इन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया,
जैसा कि इस घटना की, ये बहुत बड़ी घटना है जिससे इस देश का मतलब जो संवैधानिक, लोगों को जो संवैधानिक ताकत मिली हुई है, जिससे लोगों को अधिकार मिला हुआ है, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी अपने देश में जो विपक्ष में बैठने वाली जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, ये लोग सड़कों पर उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन नहीं की। और यहाँ तक कि भारत में जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया ने भी इसको जिस ढंग से दिखाना चाहिए उस ढंग से नहीं दिखाया, केवल लाइन बाय लाइन दिखाने का काम किया। और जो देश की सुप्रीम कोर्ट जो छोटी मोटी बातों को लेकर के भी तुरंत स्वतः संज्ञान लेती है, उसने भी, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई कार्रवाई करने का दंडात्मक जो है कि अभियान नहीं चलाया और लोगों को बहुत ही मामूली दंडित करने के लिए बहुत ही मामूली कार्य किए गए हैं, जिससे देश की जनता संतुष्ट नहीं है। जो हमारे अधिकारों की रक्षा न कर सके, ऐसे में हम तमाम जो दल हैं भारत में, इन लोगों को हम कैसे वोट करेंगे? तो इसका एक विकल्प के रूप में हमारे सामने बहुजन मुक्ति पार्टी जो दिखाई दे रही है और बहुत से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी जनता की बातों को पहुंचाने का काम करती है। और संविधान जलाने के मसले को भी बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे देश भर में अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। इसलिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी लोकसभा 67 बांसगांव क्षेत्र में अपने प्रत्याशी प्रोफेसर रमेश सहानी जी को हम अपना समर्थन देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग हमारे इस कर्मठ प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर के भारी बहुमत से विजयी बनाए। और इसके साथ मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं, जैसे कि तमाम लोग, पढ़े लिखे लोग ये बात उठाने का कार्य उठाते हैं कि प्रत्याशी पढ़ा लिखा होगा तो देश का जो है कि कार्य करने का स्तर और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जबकि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन ऐसे लोग जो शिक्षा की बात करते हैं प्रत्याशी के विषय में, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रत्याशी केवल शिक्षित ही नहीं है बल्कि एक विद्वान पुरुष है और पूरे देश भर में घूम करके अपने शिक्षा पीरियड में रहते हुए पूरे देश भर में जो घूमने का उनको जो अनुभव मिला है विभिन्न क्षेत्रों से, तो उसका अनुभव भी देश की जनता को और क्षेत्र की जनता को भरपूर मिलेगा। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः अपील करता हूं कि क्षेत्र की जनता या पूरे देश की जनता बहुजन मुक्ति पार्टी को अपना अमूल्य वोट दे करके भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमसे बात की।